Today we'll take up The Dolphins by Carol and Duffy. See, this poem deals with the ideas of animal welfare and their treatment, and it is a protest against the abuse of wildlife. So it tells us कि अगर एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से रिमूव कर दिया जाए और उन्हें लाकर किसी आर्टिफिशियल या मैन मेड जगह पर रखा जाए तो वो किस तरह सफ़र करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ फ्रीडम एंड द लॉस ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. सो इस पोएम में तो वील बी डिस्कसिंग अबाउट द डॉल्फिन्स इन पर्टिकुलर, लेकिन इट इज एक्चुअली फॉर ऑल द एनिमल्स इन जनरल कि जब ला के उनको इम्प्रिजन किया जाता है और उनको ला के किसी मैन मेड इंक्लोजर में रखा जाता है तो व्हाट काइंड ऑफ situation they go through, the pain or the mental agony they go through, and how their imprisonment by the humans affect them. Okay, so now coming to the poem which is prescribed in your course, that is the dolphins. यहाँ पर actually the speaker of the poem is a dolphin only. यहाँ पर डॉल्फिन जो है वो स्पीकर है और वो अपनी याद कर रही है जो पहले की लाइफ है जब वो ओशन में थी, जब वो फ्री थी. तो वो याद कर रही है कि किस तरह से ओशन में रहती थी. एंड नाउ एक्चुअली शी इज इन द एक्वेरियम. वो अब जो है एक एक्वेरियम में है, उसे लाकर एक एक्वेरियम में एक वाटर पार्क में रखा गया है जहां पर जो है उससे तरह तरह के ट्रिक्स करवाई जाती हैं. जो भी उसका ट्रेनर है उसने उसको ट्रिक्स सिखाई हुई हैं और उसको वो ट्रिक्स जो है परफॉर्म करना पड़ता है जस्ट टू इंटरटेन द ऑडियंस जो भी वहां पर आए हैं. So the dolphin is actually talking to us. Dolphins जो है वो readers को बता रही है कि the kind of the situation she is going through. Okay, so just because the speaker, that is the dolphin, is talking to the readers and it is telling us the situations, so the poem is a dramatic monologue. Poem जो है वो एक dramatic monologue है क्योंकि यहाँ पर जो speaker है, the speaker is talking to the रीडर्स. फाइन. और पोएट जो है कैरल एंड डफी ने भी एक्चुअली हम लोगों को डॉल्फिन के ही पर्सपेक्टिव से ये पूरी सिचुएशन दिखाई है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जब एनिमल्स को इम्प्रिजन किया जाता है और एनिमल्स को कैप्टिविटी में रखा जाता है तो व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड ट्रोमा दे गो थ्रू. फाइन. सो नाउ वील टेक अप द पोएम लाइन बाय लाइन. द स्पीकर दैट इज द डॉल्फिन जो है वो हम लोगों को बता रही है, वो कह रही है वर्ल्ड इज वॉट यू स्विम इन और डांस. इट इज सिंपल. तो दुनिया क्या है? दुनिया ये है जहां पर आप डांस कर सकते हैं, जहां पर आप स्विम कर सकते हैं. इट इज वेरी सिंपल. वी आर इन आर एलिमेंट बट वी आर नॉट फ्री. हम लोग अपने एलिमेंट में तो हैं. एलिमेंट मीन्स वाटर. हम लोग अपने एलिमेंट में तो हैं बट एक्चुअली वी आर नॉट फ्री. ओके, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट फ्री एक्चुअली. जिस दुनिया में हम लोग अभी हैं, दुनिया का यहाँ पर मतलब है द न्यू वर्ल्ड. और न्यू वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड है? द पूल, द एक्वेरियम. क्योंकि अब वो लोग ओशन में तो नहीं है, तो क्योंकि वो लोग पूल और एक्वेरियम में है यहाँ पर, तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी लिमिटेड प्लेस. ओके, यहाँ पर वो लोग कन्फाइंड है. सो असली वर्ल्ड तो वो है, असली दुनिया तो वो है जहां पर वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन रह सकें. भले ही हम लोग इस दुनिया में हैं, यहाँ पर हम लोग स्विम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वाटर में हैं, बट वी आर नॉट फ्री. अदर आउटसाइड दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट ब्रीथ फॉर लॉन्ग. सो the dolphin is actually accepting the fact कि इस पानी के बाहर, आउटसाइड दिस वर्ल्ड, इस पानी के बाहर तो हम लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. लेकिन फिर भी जब भी हम लोग पानी में भी हैं तब भी वी आर एक्चुअली नॉट फ्री. हम लोग फ्री तो नहीं है ना, पानी में है लेकिन फ्री नहीं है. So and so they are actually unhappy. The dolphin is actually unhappy here. एंड फिर डॉल्फिन हम लोगों को बताती है दी अदर हैव माई शेप, यानी कि वहां पर पूल में, एक्वेरियम में एक और डॉल्फिन भी है. उसका शेप भी इसी डॉल्फिन की तरह है जो हम लोगों से बात कर रही है, द स्पीकर. सो द अदर हैज माई शेप, द अदर्स मूवमेंट फॉर्म माई थॉट्स. वो जो दूसरी डॉल्फिन है उसका भी शेप बिल्कुल मेरी तरह है और जो कुछ हम सोचते हैं वैसे ही वो भी सोचती है, यानी कि द थॉट्स आर सिमिलर, दे थिंक अलाइक. ओके, एंड ऑल्सो माइन, और मेरे जो थॉट्स हैं वो उसकी तरह है और उसके थॉट्स जो हैं वो मेरी तरह है, जस्ट बिकॉज बोथ आर इम्प्रेजेंट बाय द मैन. ओके, both have lost their freedom, so they both think alike. The thoughts are really similar. There is a man and there are hoops. ओके, सो हमारे ऊपर जो है वो कौन है? देयर इज अ मैन, वो एक आदमी है, यानी कि द ट्रेनर इज देयर. एंड देयर आर हूप्स, वहां पर रिंग्स भी हैं. हम लोगों को तरह तरह की ट्रिक्स दिखाना पड़ता है, इस रिंग के अंदर से होकर कूदना पड़ता है. कभी हम लोगों को, अभी आगे चल के डॉल्फिन ये भी बताएगी कि हम लोगों को बॉल भी एक बैलेंस करना पड़ता है, प्लास्टिक टॉय. तो इस तरह की ट्रिक्स हम लोगों को दिखानी पड़ती हैं. there is a man and there are hoops and there is a constant flowing guilt. और वहां पर एक constant there is a continuously flowing guilt is actually a metaphor for the water pump. एक वाटर पंप है जिससे कंटिन्यूसली वाटर जो है वो एक्वेरियम के अंदर आ रहा है और वो वाटर को फिल्टर कर रहा है. ओके, सो दिस इज द गिल्ट.
So there's a constant flowing guilt. We have not found any truth. We have found no truth in these waters. So डॉल्फिन कह रही है कि हम लोगों ने कोई ट्रूथ नहीं पाया है इस वाटर्स में. नो explanations tremble on our flesh. See, try to understand. Dolphins are very intelligent. Okay. और उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, और उनके पास जो है एक उनका जो सोनर होता है वो काफी हाईली डेवलप्ड होता है. तो इस वजह से द डॉल्फिन इज एक्चुअली सेइंग कि वी हैव फाउंड नो ट्रूथ इन दिस वाटर. मतलब हम लोगों ने कोई रीजन समझा ही नहीं है. हम लोग समझ ही नहीं पाए हैं कि वाई वी आर हियर, बिकॉज ये वाटर जो है, दिस वाटर इज एक्चुअली नॉट सूटेबल फॉर द लिविंग. कॉन्ट्री टू द ओशन. ओशन लाइफ में जो हम लोग वहां के वाटर को फील करते थे और वहां का फ्रीडम फील करते थे, यहां पर भी वाटर तो है, बट दिस वाटर इज एक्चुअली नॉट फ्री. दिस वाटर इज रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड. दिस वाटर इज कन्फाइंड. सो वी आर नॉट फ्री. वी हैव एक्चुअली फाउंड नो ट्रूथ इन दिस वाटर. वी नो रीजन इज देयर. ओके, कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं. नो रीजन, नो एक्सप्लेनेशन इज देयर. सो और कोई चीज, मतलब हमारी स्किन जो है वो जरा सा भी फील नहीं कर पा रही है कि वी आर इन आवर नेचुरल वर्ल्ड. सो वी वर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड. पहले हम लोग ब्लेस्ड थे. वाई वी वर ब्लेस्ड? जस्ट बिकॉज दे वर फ्री इन द फ्री ओशन. सो इसलिए ये ब्लेस्ड थे. एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड जस्ट बिकॉज अब ये ब्लेस्ड नहीं है क्योंकि ये लोग एक्वेरियम में हैं, ये लोग कन्फाइंड हैं, ओके, इम्प्रिजन्ड हैं. तो इसलिए वी आर नॉट ब्लेस्ड. And after traveling such space for days, we began to translate. It was the same space. और क्योंकि कंटिन्यूसली ये लोग वाटर में स्विम कर रही हैं पूल के अंदर, तो ये बार बार जाती हैं लिमिट्स ऑफ द पूल तक. एक वॉल पर गई, दूसरी तरफ गई, लिमिट जहां तक भी है, जितना बड़ा भी एक्वेरियम है, एंड फिर ये वापस आ जाती हैं. तब इन लोगों को एक्चुअली समझ में आता है, वी बिगैन टू ट्रांसलेट, इट वॉज द सेम स्पेस. दे थिंक इट इज द सेम स्पेस जहां पर हम लोग बार बार चक्कर काट रहे हैं. एंड दे बिगेन टू ट्रांसलेट. कहने का मतलब दिस दे हैव एक्चुअली एडजस्टेड. वो एडजस्ट कर रही हैं कि अब हम लोग कुछ नहीं किया जा सकता, अब यहाँ से निकला भी नहीं जा सकता, एंड इट इज द सेम स्पेस, हम लोगों को यही रहना पड़ेगा. इट इज द सेम स्पेस एंड ऑलवेज, स्पेस ऑलवेज, एंड अबव इट इज द मैन. और हमारे ऊपर कौन है? द मैन, द ट्रेनर. ये एक्चुअली दिखा रहा है द सुपीरियोरिटी ऑफ मैन, द डोमिनेंस ऑफ मैन अपॉन दी अदर क्रीचर्स. वो किस तरह से सबको कंट्रोल कर रहा है और ओवर पावर कर रहा है. ओके, सो द स्पेस इज लिमिटेड. डॉल्फिन्स जो है कंटिन्यूसली उसी स्पेस में क्या कहते हैं, ट्रैवल कर रही हैं, और उन्हें फिर बाद में इस बात को वो फील भी करती है डॉल्फिन कि इट इज द सेम स्पेस और हम लोग काफी लिमिटेड जो है जगह पर हैं. Then in the third paragraph, the dolphin says, and now we are no longer blessed, for the world will not deepen to dream in. अब हम लोग बिल्कुल भी ब्लेस्ड नहीं है. एक्चुअली यहाँ पर मतलब यह है, डॉल्फिन इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट दे आर नॉट फॉर्चुनेट. द लक इज नॉट विद देम. वो इतने अब किस्मत वाले नहीं है कि दे विल बी गोइंग इन टू दी नेचुरल वर्ल्ड अगेन, बिकॉज द वर्ल्ड विल नॉट डीपेंड टू ड्रीम इन. डीपेंड टू ड्रीम इन कहने का मतलब है कि दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली आर्टिफिशियल वर्ल्ड. दिस वर्ल्ड इज अनफिट फॉर द फ्रीडम. और हम लोग यहाँ पर ये वाटर जो है, दिस इज वेरी शैलो. ओके, इट इज क्वाइट शैलो, द पूल इज क्वाइट शैलो. ये इतना डीप नहीं है जहां पर हम जाएं, एंजॉय करें, हैप्पी फ्री लाइफ होती हमारी, हम एंजॉय करते. वी शुड हैव एक्सप्लोर्ड समथिंग न्यू. तो इस वाटर में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. दिस वाटर विल नॉट डिपेंड टू ड्रीम इन. लेकिन अगर ओशन में होते तो इसके कुछ अलग होता, इससे अलग होता, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता. फिर वो कहती है, द अदर नोज एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट्स मी फॉर माई सेल्फ. नाउ जो दूसरी वाली डॉल्फिन है उसको भी पता है एक्चुअली ये जो डॉल्फिन है, जो इसके थॉट्स हैं वही उसके भी थॉट्स हैं. दे एक्चुअली शेयर द सेम सेंस ऑफ लॉस ऑफ फॉर्म ऑफ फ्रीडम. यानी कि जो पुरानी जो आज़ादी जिंदगी थी, जो अब इन लोगों ने खो दिया है और लाकर यहाँ पर ये लोग एक्वेरियम में बंद हैं, तो वो कह रही है कि दूसरी वाली जो डॉल्फिन है वो भी मेरे साथ सेम ही थॉट को शेयर करती है. ओके, एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट फॉर माई सेल्फ. और वो मेरे थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रही है. यानी कि द अदर डॉल्फिन इज एक्चुअली एम्पैथाइजिंग विद दिस डॉल्फिन. वो एम्पैथाइज कर रही है, वो समझ रही है द सैडनेस एंड द ट्रोमा दिस डॉल्फिन इज गोइंग थ्रू. दैट इज द स्पीकर वन. ओके, फिर वो कहती है, वी सी आर सिल्वर स्किन फ्लैश बाय लाइक द मेमोरी ऑफ समवेयर एल्स. हम देख रहे हैं कि हमारी जो सिल्वर स्किन है वो फ्लैश कर रही है कहीं और की तरह, जैसे हम लोग करते थे. एक्चुअली जब वो लोग ओशन में रहती थी तो जो सनलाइट है, सनलाइट की जो रोशनी है उससे जो है इनकी जो सिल्वर स्किन है वो फ्लैश होती थी. लेकिन अब इन लोगों की सिल्वर स्किन किससे फ्लैश हो रही है? बाय द आर्टिफिशियल लाइट. पूल्स के ऊपर जो आर्टिफिशियल लाइट लगी हुई है उससे जो है इनकी सिल्वर स्किन जो है वो फ्लैश हो रही है, चमक रही है. तो दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द मेमोरी. उनको मेमोरी याद आ रही है, मेमोरी ऑफ समवेयर एल्स. कौन सा एल्स है?
समवेयर एल्स यानी कि द ओशन, द रियल वर्ल्ड। लेकिन अब वो वर्ल्ड बहुत ही दूर जा चुका है, अब वो वर्ल्ड उनके पास नहीं है। नाउ दे आर इन द एक्वेरियम, और एक्वेरियम में उनके ऊपर आर्टिफिशियल लाइट से उनकी स्किन जो है वो फ्लैश कर रही है। देयर इज अ कलर्ड बॉल एंड वी हैव टू बैलेंस इट टिल द मैन हैज डिसअपियर्ड। यहाँ पर एक्चुअली एक कलर्ड बॉल है, यानी कि उन्हें तरह तरह के डिफरेंट टॉयज दिए जाते हैं डॉल्फिन्स को बैलेंस करने के लिए और खेलने के लिए, ताकि वहां पर जो ऑडियंस आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो इंजॉय करें। ओके, सो there is a colored ball we have to balance till the man has disappeared. So the man actually is controlling them. मैन चाहे प्रेजेंट हो चाहे मैन एब्सेंट हो, मैन जब प्रेजेंट रहता है तब तो वो लोग बॉल को कंट्रोल करते ही हैं, बॉल को बैलेंस करते हैं, बॉल के साथ खेलते हैं और तरह तरह की ट्रिक्स दिखाते हैं। अभी जब मैन नहीं है तब भी द डॉल्फिन इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द मैन, दैट द मैन हैज ओवरपावर्ड देम। ओके, द मैन इज कंट्रोलिंग देम। So there is a colored ball and we have to balance it till the man has disappeared. Now coming to the last paragraph, the dolphin says the moon has disappeared. अब वो मून नहीं है। एक्चुअली डॉल्फिन्स क्या करती थी, जब मून क्या कहते हैं ऊपर स्काई में होता था तो उसका रिफ्लेक्शन नीचे ओशन में पानी में दिखाई देता था। तो जब उसका रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई देता था तो उस रिफ्लेक्शन के इर्द गिर्द जो है, अराउंड जो है, डॉल्फिन स्विम करती थी। लेकिन अब वो मून तो नहीं है। सो द मून हैज डिसअपियर्ड। वी सर्किल वेल वॉर्न ग्रूव्स ऑफ वाटर ऑन अ सिंगल नोट। हम लोग पानी में जो है सर्किल तो कर रहे हैं, और ग्रूव्स एक्चुअली कहते हैं पानी में वो जो नहीं गोल गोल जब आप पानी को नचाएं तो एक भंवर बनता है, that is the groove. Okay, so we circle the well worn grooves of water on a single note. हम लोग grooves को circle तो कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कहते हैं, क्या नहीं है, मून का वो रिफ्लेक्शन नहीं है जो पहले ओशन में हुआ करता था। ओके, वाटर ऑन अ सिंगल नोट। सिंगल नोट एक्चुअली यहाँ पर मतलब है कि जैसे सपोज एक्वेरियम वगैरह जब होता है, या जो वाटर पार्क्स होते हैं, पूल्स होते हैं जहां पर डॉल्फिन्स को रखा जाता है ट्रिक्स प्ले करने के लिए, वहां पर एक्चुअली म्यूजिक भी बजता है, और वो एक रिकॉर्डर जो है वो प्ले होता है और म्यूजिक बजता है, और म्यूजिक के साथ डॉल्फिन्स अपना ट्रिक्स परफॉर्म करती हैं। तो ये जो म्यूजिक है, ये म्यूजिक बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव है। दिस म्यूजिक इज एक्चुअली मोनोटोनस। एक ही म्यूजिक बार बार चल रहा है और हम लोगों को वही सारी ट्रिक्स करनी पड़ रही है। सो वी सर्कल द वेल वन ग्रूव्स ऑफ वाटर ऑन अ सिंगल नोट, म्यूजिक ऑफ लॉस फॉर एवर फ्रॉम द अदर्स हार्ट विच माई टर्न्स टू ऑन टू स्टोन। तो दूसरी वाली जो डॉल्फिन है, दैट डॉल्फिन इज एक्चुअली मोर्निंग, वो याद कर रही है, वो बहुत ही ज्यादा अफसोस में है। तो उसकी जो मोर्निंग है, म्यूजिक ओवर हियर इज मोर्निंग, जो उसकी मोर्निंग है, उसकी मोर्निंग से मेरा अपना दिल भी एकदम पत्थर का हो जाता है। क्यों? बिकॉज एक्चुअली जिस प्रेजेंट सिचुएशन में डॉल्फिन्स हैं, उन्हें पता है अपने आने वाले अंत का, उन्हें पता है कि उनका डूम क्या है, डूम्स डे जो है उनका बहुत करीब है। एंड दे नो कि मतलब वी विल डाई हियर, जो उसने आगे कहा है कि एंड में क्या होगा, वी आर गोइंग टू डाई हियर इन द पूल। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन हम लोग फ्री हो जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गो बैक इनटू द ओशन। ऐसा नहीं होगा, वी आर गोइंग टू अल्टीमेटली डाई हियर। सो इसलिए इसका दिल भी एकदम पत्थर का हो जाता है। पत्थर का हो जाता है कहने का मतलब विदाउट फीलिंग। ये बात सोच के ही डॉल्फिन जो है एकदम से फ्रीज हुई जा रही है। ओके, देर इज अ प्लास्टिक टॉय, वहां पर एक प्लास्टिक टॉय है जिससे खेलना है हम लोगों को। देर इज नो होप, कोई होप नहीं है। द फ्यूचर इज रियली वेरी ब्लीक। वी सिंक टू द लिमिट्स ऑफ दिस पूल अंटिल द विसल ब्लोज। हम लोग पूल के एंड तक जाते हैं और फिर जैसे ही वो ट्रेनर जो है वो विसल करता है, हम लोग ऊपर आ जाते हैं और ट्रिक्स शो करते हैं। देयर इज अ मैन एंड आवर माइंड नोज वी आर गोइंग टू डाई हियर, वी विल डाई हियर। सो देयर इज अ मैन, वहां पर एक इंसान है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करे। अगेन एंड अगेन यू सी इन द लाइन, इन द पैराग्राफ्स, the poet has repeated that there is a man. So man is actually controlling the lives of the dolphins. So this is the poem. Now let us see the themes. Themes, as I have already told you, number one is exploitation and the abuse of wildlife. किस तरह से जो इंसान है उसका जो एटीट्यूड है दूसरे क्रीचर्स को लेकर कि वो सुपीरियर है, और वो दूसरे हेल्पलेस क्रीचर्स को जो है वो काफी इनह्यूमन वे में ट्रीट करता है। सो दिस इज नंबर वन। नंबर टू इज एक्चुअली मैन वर्सेस नेचर। मैन मेड वर्ल्ड जो है वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड होता है, वो जॉयलेस होता है, वो लिमिटेड होता है। ओके, वो क्या कहते हैं, कहीं से भी सब्सटीट्यूट नहीं है नेचुरल वर्ल्ड का। फाइन, देन देर आर लिटरेरी डिवाइसेस ऑल्सो, मेटाफर्स हैं, यहाँ पर कंपैरिजन किया है जो हमने आपको बताया गिल्ट को। ओके, देन द सिमिलीज आर देयर, लाइक वी सी आर सिल्वर स्किन फ्लैश बाय द लाइक मेमोरी ऑफ समवेयर एल्स, ये सिमिलीज हो जाएंगी आपकी। फाइन, similes and metaphors, I think I have explained you what are similes and metaphors. Then assonance is also there in this poem. Assonance is actually the repetition of the
vowel sounds in a line. So this line, if you see, world is what you swim in or dance. Okay, so I is repeating. This is assonance. So these are some literary devices of the poem, and we have also discussed the themes. Now, if you have not understood anything, you can ask it in the comment box. Thank you.